Hi everyone, how are you all doing today? Welcome back to Bio's Thoughts. So we are starting off with a new chapter जो कि है आपका improvement in food resources. Earlier we have completed chapter cell, the fundamental unit of life, and after that we have completed chapter tissues. Okay, so if you want to check those out, they are present in our channel playlist. Make sure that you do check it out. I'll also be linking down the links of those particular videos in the description box. Okay, चलो तो स्टार्ट करते हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की. तो सबसे पहले ऑफ कोर्स a quick overview. आज हम क्या समझने वाले हैं? We're going to talk about improvement in crop yieldings, the factors that are supposedly important in order to make a particular food variety improved. ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे मेन क्लासिफिकेशन की, दैट इज क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. टुडे वी आर गोइंग टू फोकस अपॉन क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट सोनली. नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट थिंग. नाउ कमिंग अप टू द क्रॉप्स और द फूड. सबसे पहले सो लिसन, all living organisms need food to derive like energy for your body development and for the survival. है ना, सबको खाना चाहिए, चाहे हम प्लांट्स की बात कर रहे हो या एनिमल्स की बात कर रहे हो. राइट, एवरीबडी नीड्स फूड सो दैट दे कैन क्रिएट एनर्जी विच कैन हेल्प इन सस्टेनिंग देयर लाइफ. राइट, now how do we obtain the food? We obtain it from plants, we obtain it from animals, through agriculture and animal husbandry. है ना, इन सब चीज़ों से हम लोग obviously respectively इन दोनों ही चीज़ों से हम food obtain करते हैं. Right, now why do we actually need food? Okay, the question arises, why do we need so much food? लाइक एग्रीकल्चर करने की ज़रूरत क्या पड़ती है? द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन. ओके, ग्रोइंग पॉपुलेशन is basically the sole reason why there is an ever increasing demand of the food. So अगर हम बात करते हैं 1947 की, जब इंडिया आज़ाद हुआ था, when the independence took place, so during that time in around 1952 you could say एक substantial growth हमने notice करा था in the population of India. एकदम ही there is an exponential growth that happened, and that happened so much that इतना ज़्यादा खाना, जो इतना ज़्यादा अन्न था हमारे देश में, वो उतना present नहीं था to meet the demand of the ग्रोइंग पॉपुलेशन. राइट, तो इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिनेरियो आया, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन आया इन द 1960s विच वाज बेसिकली द ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया जो कि इंडिया में दिया था मिस्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी ने. Okay, based on which he actually introduced a few important agricultural practices that were based on the scientific, you can say like they were based on the more scientific techniques, जिसकी बदौलत हमारा जो crop yielding capacity थी इंडिया में वो बढ़ गई. Okay, so to fulfill the need of the food of this growing population, the various practices were involved in the production, and that should be more scientific in nature. That was the main concern. ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन वाज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन. ठीक है, जो कि एम.एस. स्वामीनाथन जी ने किया था इंट्रोड्यूस, एंड ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. ओके, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. कोई जानता है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड किसे कहा जाता है? एनी आइडियाज? वेल, दैट इज नॉर्मन बोरलॉग. ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग थे जिन्होंने मैक्सिको में वीट के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था. ओके, सो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड. ठीक है, ये चीज़, ये दोनों पॉइंट्स याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस कई सारे रेवोल्यूशंस भी आए थे थ्रू आउट आर हिस्ट्री. ब्लू रेवोल्यूशन आया टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन, वाइट रेवोल्यूशन आया फॉर मिल्क प्रोडक्शन, येलो फॉर एक्सक्यूज मी oil and mustard, we got golden revolution for pulses. ठीक है, तो अब बारी आती है कि जब हम बात करते हैं फूड की. ना दिस फूड comprises of a lot of different components to it. Okay, it supplies all basic requirements which are required for the growth and development of our body. So food is nothing but a mixture of a few nutrients. Okay, it's a mixture of nutrients which are carbohydrate, we have fats, we got proteins, and of course vitamins and minerals. ठीक है,
vitamins and minerals. अब इसमें ये चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि जब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन की, दे आर कंसिडर्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट. ठीक है, I'll tell you what are these macronutrient. And then we have vitamins and minerals which are considered as micronutrient. ठीक है, तो मैक्रो माइक्रो वर्ड का सिंपल सा मतलब है, मैक्रो यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में, माइक्रो यानी कि कम क्वांटिटी में. तो वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को बेसिकली आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा जिनकी ज़रूरत होती है, बिकॉज 80 to 90% ऑफ योर बॉडीली फंक्शंस आर डिपेंडेंट अपॉन दीज न्यूट्रिएंट्स, दोज आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, वाइटामिन एंड मिनरल्स की जब मैं बात करती हूँ तब वाइटामिन और मिनरल्स बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट में नहीं होते, बट दे आर ऑल्सो वेरी एसेंशियल. ठीक है, तो इसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं. फाइन. अब बात करते हैं इन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की. तो कार्बोहाइड्रेट्स तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकता है? ऑब्वियसली कई सारे खाने की चीज़ों में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है, राइट. फॉर एग्जांपल ओके, लेट्स यूज ओके, जस्ट अ सेकेंड, एक और हम लोग स्लाइड ले लेते हैं, देन वील मूव अहेड. तो वी वर डिस्कसिंग कि जब कि कौन से हमारे पास यू कैन से जो भी आपके सोर्सेस है कार्बोहाइड्रेट्स के. ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सोर्सेस की, राइट, सोर्सेस, तो जब हम बात करते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको किस किस में खाने, आई मीन कौन से ऐसे खाने के पदार्थों में मिलता है? ओके, तो सबसे पहले देखो, आपको पहले ये समझना है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दे प्रोवाइड, वो मैं आपको पहले बता रही हूँ. ओके, तो सबसे पहले आता है हमारे पास सीरियल्स. ठीक है, cereals are rich in carbohydrates. Always remember, carbohydrates are the ones which provide you with the basic or the most primary energy. ठीक है, वो आपको प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी एनर्जी सोर्स, यानी कि बॉडी में जाते ही कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले टूटेगा तभी उससे सबसे पहले एनर्जी मिलती है. ओके, तो सीरियल्स के लिए हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं? बहुत कुछ, वीट है, मेज है ना, सोरगम होता है, राइट, एक्सेट्रा. तो बहुत सारे ऐसे सीरियल्स होते हैं दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट. इसके बाद हमारे पास आते हैं पल्सेस. तो पल्सेस यानी कि दाल, राइट, तो दे आर रिच इन ऑफ कोर्स प्रोटीन, रिच इन प्रोटीन, है ना. जितनी भी दालें घर पे आप खाते हो, ऑल ऑफ दैट इज रिच इन प्रोटीन. एग्जाम्पल्स कुड बी अगेन ब्लैक ग्राम्स, linseeds, etc. Alright, then we have the third variety which जिसे हम कहते हैं oil yielding. So these are called as oil yielding plants. So oil yielding plants वो plants होते हैं, यानी कि basically वो seed होते हैं इनमें जो कि आपको fat provide करते हैं. So they are rich in fats. Okay, just a second. So ये होते हैं they are basically rich in fats. ठीक है, देख लेते हैं दोबारा इसे. Example would be coconut, sesame, mustard, etc. Fine. Then we have the the fourth variety right here, which is again vegetables, spices, and your fruits. तो ये लिखने की ज़रूरत है नहीं, इसके एग्जाम्पल्स आप ऑलरेडी लिख सकते हो. दे आर लाइक अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, इसमें तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाते हैं, इसमें तुम्हें वाइटामिन एंड मिनरल्स भी मिल जाएंगे. फाइन. सो देयर आर सोर्सेज ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. देन वी हैव फाइबर यील्डिंग. तो हमारे पास कुछ फाइबर यील्डिंग प्लांट्स भी होते हैं. फाइबर यील्डिंग प्लांट्स यानी कि वो प्लांट्स जिनसे हमें कुछ फाइबर मिलता है. फॉर एग्जांपल कॉटन एंड जूट मिलता है ना इनसे, राइट. एंड देन वी हैव योर फॉडर क्रॉप्स. तो फॉडर क्रॉप्स कौन से क्रॉप्स होते हैं? फॉडर यानी कि चारा, हिंदी में बोलते हैं ना हम चारा, जो हम बेसिकली एनिमल्स को खिलाते हैं ना, चारा जिसे कहते हैं, तो वो होता है फॉडर क्रॉप्स. तो इसके अंदर एग्जाम्पल्स हो जाते हैं जैसे कि बारसेम. ठीक है, वी हैव सूडान ग्रास. सूडान ग्रास के बाद आता है आपके पास oat grasses. So all of these particular fodder crops are basically very much important. Fine. So basically जितने भी हमने अभी sources गिनवाए, cereals हो, pulses हो, oil yielding plants हो, okay, vegetables, spices, fruits, fiber yielding plants या फिर fodder crops, all of them have different sources of nutrients that are present in them. Now after this we also have, like, on the basis of the seasons in which they grow. पहला था कि on the basis of the nutrients that are present in the plants. अब आता है season के basis पे जो भी हमारे पास growth होती है. ठीक है, so the first type that we have over here is your
राबी क्रॉप, ओके, यू हैव दी राबी क्रॉप। तो राबी क्रॉप कौन सा क्रॉप होता है? राबी क्रॉप वो क्रॉप होता है दैट इज प्रेजेंट इन योर विंटर सीजन, दैट इज ग्रोन इन योर विंटर सीजन, ठीक है। तो इसे हम विंटर क्रॉप भी कहते हैं, विंटर सीजन क्रॉप है ये, ठीक है। एंड ये बेसिकली ग्रो किया जाता है फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल और लाइक टू मार्च एंड, ऐसे मान लो, चलो टू मार्च एंड, फाइन, अप्रैल तक खिंच सकता है वो, ऑलराइट। एंड इसको ना ह्यूमिडिटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, फाइन, तभी ये विंटर्स में ग्रो कर रहा है, ओके। एग्जाम्पल्स वुड बी, what do you think would be the best examples in this? Obviously like mustard हो जाता है, हमारे पास wheat है, okay, we got wheat, we got mustard, we got linseed, ये सारे आपके राबी क्रॉप्स के अच्छे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है हमारे पास किसकी? खारिफ क्रॉप्स की। तो सेकेंड यू हैव इज खारिफ क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो कि मानसून में ग्रो होते हैं, यानी कि ये रेनी सीजन क्रॉप है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका क्या टाइम पीरियड हो सकता है? जुलाई से अक्टूबर के अराउंड, ठीक है, जुलाई टू अक्टूबर, ओके। एन एग्जाम्पल इन दिस वुड बी पैडी, पैडी यानी कि राइस, ओके। देन वी हैव व्हाट, इसके अलावा क्या क्या हो सकता है? इसके अलावा आपके पास हो सकते हैं मेज, ठीक है, ग्राम, ऑलराइट, सोयाबीन, तो ये सारे तुम्हारे खारिफ क्रॉप्स कहलाए जाएंगे, ओके। एंड देन द फाइनल वन दैट वी हैव इज ज़ेद क्रॉप। ज़ेद क्रॉप होता है बेसिकली एक शॉर्ट समर सीजन क्रॉप, ठीक है, इट इज़ शॉर्ट समर सीजन क्रॉप। तो ये शॉर्ट समर सीजन क्रॉप है जो कि आप कह सकते हो फ्रॉम यू नो लाइक अप्रैल या मई से जून तक ग्रो करते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर ना वो सारे ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं जिनमें पानी की मात्रा बहुत होती है। फॉर एग्जांपल क्यूकम्बर हो गया, ठीक है, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, तो ये सारे होते हैं तुम्हारे जिनमें बहुत अच्छा पानी का कंटेंट होता है एंड दे आर प्रेजेंट एज ज़ीड क्रॉप्स, क्लियर। तो ये कुछ इस तरीके से, आई होप ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू नो क्रॉप्स बेस्ड ऑन सीजन हमारे पास कौन कौन से हैं, ठीक है। तो खारिफ आपको याद रखना है रेनी सीजन का है, इसको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आपने लाइक राइस के फील्ड्स देखे होंगे तो देखा होगा कि किस तरीके से वो बिल्कुल पानी में डूबे हुए होते हैं, ठीक है। राबी में क्या होता है ना, राबी में कम ह्यूमिडिटी होती है, लाइक लेस ह्यूमिड चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, इसलिए ये विंटर सीजन में होता है। और ज़ीद को अच्छा समर सीजन चाहिए होता है, तभी ये इतने वाटरमेलन और यू नो ऐसे बिटर गॉड इन टाइप के फ्रूट्स को एंड वेजिटेबल्स को वो ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फैक्टर्स हियर। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं विच आर बेसिकली लाइक सेवरल रीजंस हैं या फिर सेवरल ऐसे फैक्टर्स हैं दैट आर रिक्वायर्ड फॉर विच अ वेराइटी ऑफ इम्प्रूवमेंट इज डन। So we can say that factors for which a variety of improvement is done, यानी कि हमें कुछ ऐसे टाइप के फैक्टर्स की आवश्यकता है, ठीक है, हमारे क्रॉप्स के अंदर जिसकी बदौलत हम वेराइटीज़ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ओके। तो इसमें सबसे पहले आता है हाई यील्डिंग। खुद सोचो अगर मेरे पास लेट्स से एक वीट का यू नो क्रॉप है जो मुझे 10 यूनिट पर एकड़ का अन्न यू नो लेट्स से अन्न दे रहा है, ऐसे कहते हैं, ठीक है, 10 यूनिट पर एकड़ का आपको अन्न दे रहा है, ठीक है, इतनी उसकी यील्डिंग कैपेसिटी है। अब क्या हुआ कि मैंने कुछ ना कुछ अच्छे हाई यील्डिंग यू नो सीड्स इंट्रोड्यूस कर दिए, कुछ बेटर प्रैक्टिसेस इंक्लूड कर दी मेरे एग्रीकल्चर में, और वही अब 10 यूनिट पर एकड़ जो मुझे मिल रहा था वो अब मुझे 20 यूनिट पर एकड़ मिलने लगा। बेटर हुआ ना, है ना, बेहतर हुआ ये चीज़, हमें हाई यील्डिंग कैपेसिटी हो गई उस पर्टिकुलर क्रॉप की अब बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ यू नो इम्प्रूव प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर। सो दैट इज़ वन थिंग दैट वी नीड, ठीक है, हाई यील्डिंग चाहिए। इम्प्रूव्ड क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। इम्प्रूव्ड क्वालिटी में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल एक शेल्फ़ लाइफ अच्छा होना चाहिए किसी भी खाने का। अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट्स आप देखो बहुत से ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर ही उनके जो फ्रेशनेस है वो ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन
अब जब उसमें थोड़ा सा भी वैरायटी इंप्रूवमेंट उसे कर देते हो तो अब वो अच्छे से 4 से 5 दिन तक, 5 दिन तक मैक्सिमम चल पाते हैं वो फ्रूट्स आपके फ्रेश रहते हैं, राइट। तो आपने शेल्फ लाइफ बढ़ा दी, ओके, आप उसे लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हो और खा सकते हो, है ना। अगर मैं किसी सीड्स की बात करूँ तो सीड्स जब मुझे अच्छा ऑयल प्रोड्यूस करके दे रहे हो, अच्छे प्रोटीन की मात्रा में मुझे मिल रहा हो, तो वो बेस्ट नहीं है मेरे लिए, हमारी हेल्थ के लिए, है ना। Because improved quality is very much important when it comes to the health of a person, health of a human being, right. So that is necessary point. Then we come to the third point, which is maturity duration. सिंपल सा है, अगर कोई क्रॉप मुझे 6 महीने में ग्रो करके, ठीक है, सिर्फ टू, लेट्स से इट्स अ हाइपोथेटिकल थिंग, ठीक है, द 2 यूनिट्स पर एकड़ दे रहा है, ठीक है, और अब उसमें मैंने इम्प्रूव वैराइटीज़ इंट्रोड्यूस कर दी, तो अब उसे बस 3 महीने लग रहे हैं, और वो मुझे अब 6 यूनिट पर एकड़ का आउटपुट कम समय के अंदर, कम समय के अंदर जल्दी मेच्योर हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि दिस वुड बी कंसिडर्ड अ बेटर वैरायटी, फाइन। देन वी हैव द फोर्थ पार्ट विच इज़ वाइडर अडेप्टेबिलिटी। वाइडर अडेप्टेबिलिटी के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पता है क्या है? इट इज़ बेसिकली योर कॉलीफ्लावर। ओके, मुझे नहीं पता आपने सुना है या नहीं, बट कॉलीफ्लावर की एक ऐसी वेराइटी होती है जो कि आप हर जगह के रीजन में ग्रो कर सकते हो। वाइडर अडेप्टेबिलिटी का मतलब ही ये है कि मेरे पास ऐसा क्रॉप है जो मैं चाहे तो टेरेन्स में ग्रो कर पाऊँ, यानी कि माउंटेन्स में ग्रो कर पाऊँ, मैं उसे वैली में ग्रो कर पाऊँ, मैं उसे प्लेन्स में ग्रो कर पाऊँ, एंड आई एम एबल टू ग्रो दिस इन इवन इन द कोस्टल रीजन। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हर टाइप की सॉइल में ग्रो कर पा रहा है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ वाइडर अडेप्टेबिलिटी, राइट। Then we have the fifth point which is again biotic and abiotic component. तो biotic and abiotic component क्या होता है? Biotic stands for something that is biological, okay, and abiotic जो कि biological नहीं है, simple। तो biotic की जब मैं बात करूँ, I'm talking about rats, I'm talking about rodents, okay, I'm talking about microbes, bacteria, viruses, ये सब होते हैं आपके बायोलॉजिकल फॉरेन अटैकर्स, ठीक है, पैथोजन जो कि डिजीज़ कॉज कर सकते हैं आपके प्लांट में, जब अगर उन्होंने एक बार इन्फेस्टेशन कर दी। एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आ गया? फॉर एग्जांपल विंड, राइट, लेट्स से फ्लड, ड्रॉट, है ना, ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाना, करेक्ट, फ्लड यानी कि बाढ़, है ना। तो ऐसे एबायोटिक कंपोनेंट यानी कि विंड, फ्लड और ड्रॉट से जो कि हमारे पर्टिकुलर क्रॉप ख़राब हो जाते हैं, राइट। तो ऐसा क्रॉप होना चाहिए जो कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से बिल्कुल भी अफेक्ट ना हो, उनसे रेजिस्टिविटी रखे और ईजिली ग्रो कर पाए, चाहे बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, मैं फिर भी उसे ग्रो कर पाऊँ, ठीक है। और उसमें एक इतनी अच्छी नेचुरल इनबिल्ट कैपेसिटी हो कि किसी भी माइक्रोब और रोडेंट से अपने आप को बचा सके। सो दैट कम्स अंडर योर बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। ओहो, पूरा चेंज हो गया। चलो कोई नहीं, आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। मैं एक बार दोबारा इस चीज़ को लिख देती हूँ। सो 1 पॉइंट यहाँ पे आएगा आपका हाई यील्डिंग, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास इम्प्रूव्ड क्वालिटी। थर्ड पॉइंट इज मैच्योरिटी ड्यूरेशन। फोर्थ पॉइंट इज वाइडर अडेप्टेबिलिटी। फिफ्थ इज बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस एक्चुअली, ठीक है। एंड सिक्स पॉइंट है हमारा डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। अब इसका क्या मतलब है? देखो, ब्रेक द टर्म, ठीक है। एग्रोनॉमिक, एग्रो स्टैंड फॉर एग्रीकल्चर, नॉमिक स्टैंड फॉर इकोनॉमिक, फाइन। यानी कि वो एग्रीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमें कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट दें आर कॉल्ड एज डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि चाहे मैं बात करूँ सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की, सॉइल की फर्टिलिटी की, जो प्लांट मैंने ग्रो करा उसका
कोई भी उसका करेक्टरिस्टिक हो सकता है, उसकी चाहे प्रोफ्यूज ब्रांचिंग हो, उसका हाइट हो, ठीक है, उसमें कितने फ्रूट्स आ रहे हैं, क्या वेजिटेबल्स ग्रो करके दे रहा है, कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हमें कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट दे सके, दीज आर डिजायर्ड इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है, मान लो एक फॉडर क्रॉप है, ठीक है। तो फॉडर क्रॉप की पता है अच्छी क्या खासियत होती है, इनकी खासियत ये होती है कि ये ना बहुत ही लंबे क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, और इनके अंदर ना बहुत ही अच्छी प्रोफ्यूज ब्रांचिंग तुम्हें देखने को मिलती है, यानी कि बहुत ब्रांचेस क्रिएट करते हैं ये, ठीक है। तो बेस्ट पार्ट पता है क्या होता है इनका, बेस्ट पार्ट ये होता है कि लंबा होने की वजह से फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है, लंबा होने से क्या मिल रहा है, लंबा होने से ये मिल रहा है हमें कि जो भी हमारे एनिमल्स हैं ना उसे ईजिली ग्रेज कर सकेंगे क्योंकि फॉडर क्रॉप की मैंने बात करी, इजंट इट। तो फॉडर क्रॉप यानी कि चारा, मैंने पहले भी बताया था। तो ये वो क्रॉप्स होते हैं जो कि एनिमल्स के लिए बेस्ट होते हैं, वो उसे आराम से खा सकते हैं, करेक्ट। तो लंबे होंगे, इजीली उसे खा पाएंगे, है ना। और प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होगी तो उन्हें ज़्यादा खाने को मिलेगा, और यही प्रोफ्यूज ब्रांचिंग की वजह से अगर थोड़ा चारा बच भी जाता है तो उसे हम कलेक्ट करके बाकी के आगे के यूसेज के लिए रख सकते हैं। तो इसमें पैसा ख़राब नहीं हुआ बाहर से ख़रीदने के लिए, समझ आई, यहाँ पे तुमने अपना पैसा बचाया ही। तो एक तरीके से दिस इज ऑल्सो अ डिजायर्ड इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। In any which way you are saving your money, it is cost effective and it is giving you some amount of money. That is your desired economic characteristic. Clear? चलो आगे बढ़ते हैं, विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट अबाउट योर क्लासिफिकेशन इन क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अब क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट से ही स्टार्ट करते हैं कि भाई अब क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हमको ज़रूरत है ना। व्हेन वी टॉक अबाउट इम्प्रूविंग अ वैरायटी, तो इम्प्रूवमेंट करनी कैसे है। तो देखो, देयर फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक वेराइटीज़ of crops can be selected by the breeding for like various useful characteristics, चाहे वो डिजीज रेजिस्टेंस हो, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स हो, ठीक है, हाई यील्डिंग कैपेसिटी हो, इसे हम कहते हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। लेकिन मैंने कुछ ऐसी वेराइटीज़ का सिलेक्शन किया ब्रीडिंग प्रोसेस के थ्रू जिससे मुझे उनमें से कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स मिले। फॉर एग्जाम्पल डिजीज रेजिस्टेंस, ठीक है, हाई यील्डिंग, राइट। इसके अलावा मुझे मिले रेजिस्टेंस टू और लाइक रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो ये सारे आपके हो जाते हैं कुछ ऐसे इम्प्रूव्ड क्वालिटीज़ जो कि मुझे अपने हर एक क्रॉप में अब चाहिए, है ना। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, हाइब्रिडाइज होता है हाइब्रिडाइजेशन एक होता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और दूसरा होता है कौन सा, दैट इज़ योर जीएमसी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ओके। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है कि इट रिफर्स टू लाइक क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, यानी कि मैंने दो प्लांट्स लिए, लेट्स से प्लांट ए एंड प्लांट बी लिया। प्लांट ए में हाई यील्डिंग कैपेसिटी है एंड प्लांट बी में डिजीज रेजिस्टेंस की कैपेसिटी है, ठीक है। ये मैंने दो प्लांट लिए, दो पेरेंट प्लांट लिए, इनके बीच में एक क्रॉस कराया और इससे मुझे एक तीसरा प्लांट मिला जिसके अंदर वही हाई यील्डिंग कैपेसिटी की क्वालिटी और डिजीज रेजिस्टेंस की क्वालिटी दोनों मिल गई, ठीक है। ये होता है आपका प्रोजेनी, प्रोजेनी यानी कि बच्चा बेसिकली, ठीक है। एक पेरेंट के बच्चे को प्रोजेनी कहा जाता है। सो ए एंड बी आर द पेरेंट प्लांट जिनमें अपनी अपनी कुछ खूबियाँ थी, दोनों को मिला के मैंने एक तीसरा ही प्लांट क्रिएट कर दिया जिसमें उन दोनों की खूबियाँ आ गई। और याद रखना है कि ये दोनों ही जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स थे, बोथ ऑफ देम वर जेनेटिकली डिसिमिलर। दिस इज़ व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, जिससे हमें एक हाइब्रिडाइज प्लांट मिलता है, ठीक है। तो अब ये जब हाइब्रिडाइजेशन होता है ये तीन तरीके का होता है, ऑलराइट। पहला होता है हमारे पास इंटर वेराइटल। अब एक चीज़ समझ लो, जब आप टेक्सोनॉमिक नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे आगे चल के, इसमें क्या होता है ना कि एक हायरार्की बिल्डअप होती है, ठीक है, जिसमें हमने सभी ऑर्गेनिजम्स को इस प्लानट के क्लासीफाई कर दिया है, राइट। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है कि कितने कैरेक्टरिस्टिक्स उनके एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सिमिलर हैं। तो बेसिकली वैसे तो हायरार्की में 7 लेवल्स होते हैं, पर हम लास्ट के 2 लेवल्स की बात करेंगे, जिसमें से पहला लेवल होता है जेनेरा। लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर। पहला लेवल होता है जेनेरा, ठीक है। उसके नीचे आते हैं स्पीशीज़, राइट, और इन स्पीशीज़ के अंदर होते हैं वेराइटीज, वेराइटी 1, वेराइटी 2, इस तरीके से, ठीक है।
तो बेसिकली जैसे हमने बोला ना ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस, हम लोग होमो सेपियंस हैं। तो होमो स्टैंड्स फॉर जीनस एंड सेपियंस स्टैंड्स फॉर द स्पीशीज ऑफ दैट पर्टिकुलर जीनस, ठीक है। तो वेराइटीज़ में क्या होगा कि जब आप नीचे से ऊपर जाते हो ना हायरार्की में, यानी कि वेराइटी से ऊपर की तरफ जेनरा में जाओगे, तो जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो घटते चले जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी वेराइटी में उसकी मतलब सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के उसकी वेराइटीज़ में होंगे, उससे कम उसकी स्पीशीज़ में होंगे, और उससे कम उसके जेनेरा में होंगे। तो जब मैंने बात करी इंटरवेराइटल की, लेट्स से मैंने 2 राइस के कंपोनेंट्स लिए, ठीक है, राइस ए लिया और एक राइस बी लिया। राइस एक अपना ही एक वो है, क्या नाम है, क्रॉप, ठीक है। तो उसके अंदर की 2 वैरायटीज़ आती हैं, एक ए और एक बी हो गई, फाइन। इनके बीच में मैंने कुछ क्रॉस कराया, तो मुझे इन दोनों का ही एक मिक्सचर मिल गया, ठीक है, विच इज़ अगेन योर राइस सी, एंड दिस इज कॉल्ड एज इंटर वेराइटी। मतलब राइस ही है, तुम्हारी स्पीशीज़ तो राइस की ही है। अब राइस के अंदर की अलग अलग वैरायटी हमने चूज़ कर ली। मार्केट में तुमने सुना होगा ना कि राइस का कैसे आता है, बासमती आ गया, पौना राइस आता है ना, अलग अलग वैरायटी के राइस आते हैं, वही होता है वैरायटी, कुछ नहीं होता। तो उन 2 टाइप के प्लांट्स को मैंने साथ में लेके क्रॉस करा दिया और राइस सी बना दिया। तो इंटर वेराइटल का मतलब होता है इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन 2 और मोर स्पीशीज़ बट विद द डिफरेंट वेराइटीज़, सॉरी 2 स्पीशीज़ ऑफ दिस, 2 सेम स्पीशीज़ बट विद द डिफरेंट वेराइटीज़, यानी कि सेम स्पीशी है, उसके पास 2 वेराइटीज़ को अलग अलग लेके हमने इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन कर दी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका इंटर स्पेसिफिक। अब आई थिंक इंटर स्पेसिफिक से समझ जाओ हम बात किसकी कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्पीशीज़ की। अब यानी कि मैंने क्रॉस कराया बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ सेम जेनेरा, यानी कि एक ही जेनेरा है, अब उसकी 2 स्पीशीज़ मैंने उठा लिया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल अगर मैं लूँ तो सोलेनम एक जेनेरा होता है, ठीक है, जिसके अंदर 2 स्पीशीज़ आती हैं, वो होती हैं एक टोमेटो की और एक होती है पोटैटोज़ की। इनके बीच में अगर मैं क्रॉस करा दूँ तो टोमेटो पोटैटो की जो भी क्वालिटीज़ होंगी वो उस हाइब्रिडाइज प्लांट के अंदर मुझे मिल जाएगी। जेनेरा एक ही है, उसके ही है, उसके अंदर की 2 स्पीशीज़ होती है टोमेटोज़ और पोटैटो। यहीं पे एक एग्जांपल तुम देख सकते हो, ठीक है। फ्लूवॉट बिलोंग्स टू अ ग्रुप नोन एज द इंटरस्पेसिफिक फ्रूट्स। इंटरस्पेसिफिक फ्रूट का मतलब हो गया कि 2 स्पीशीज़ उठाई हैं एक ही जेनरा की। नेचुरल क्रॉसेस बिटवीन डिफरेंट बट रिलेटेड टाइप्स ऑफ फ्रूट आर अचीव्ड इन द ऑर्किड नॉट इन द लेबोरेटरी, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा इंटर स्पेसिफिक। एंड तीसरा हमारे पास आता है इंटर जेनेरा। अब आई थिंक या फिर इंटर जेनरिक बोल दो, तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा, यानी कि नाउ यू हैव टेकन 2 डिफरेंट जेनरा ऑल टुगेदर, ठीक है, 2 डिफरेंट जेनरा, यानी कि अब आपने 2 डिफरेंट जेनराज ही उठा लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बोलूँ कि एक हमारे पास रैडिश का होता है जेनरा, जैसे हम रफानस कहते हैं, और एक होता है ब्रासिका, ठीक है। तो ब्रासिका एक हो गया और दूसरा हो गया रफानस, ठीक है। इनके बीच में मैं अगर क्रॉस करा दूँ तो मुझे मिलता है ब्रासिको रफानस, जो कि तीसरा ही अलग जेनेरिक कंपोनेंट बन जाता है। तो इसे हम कहते हैं इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, जब भी हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा नेचुरल फॉर्म में हम करा सकते हैं, ठीक है, ये नेचुरल ही होती है, इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता। बस एक ह्यूमन प्रैक्टिस ये इन्वॉल्व होता है कि दोनों प्लांट्स में से उनका जीन उठा के साथ में बस मिला देना होता है, दैट इज़ इट, ठीक है। ये किया जा सकता है, तो उसके बाद उसे लेबोरेटरी में ग्रो करने की एक आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बात करेंगे GMC, विच इज़ नथिंग बट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है, दिस इज़ योर GMC। तो GMC और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का मतलब है कि हमने कुछ ऐसी ऑल्टरेशंस करी, ठीक है, कुछ ऐसी चेंजेस करे जेनेटिक मेकअप के अंदर, इस तरीके से कि कुछ मैंने ऐसे डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रोड्यूस कर दिए मेरे प्लांट में, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर क्रॉप एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बन गया। अब उस क्रॉप के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक मुझे देखने को मिलता है। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक डिज़ायर्ड जीन उठाया, ठीक है, डिज़ायर्ड जीन उठाया, यानी कि डिज़ायर्ड जीन बनाया। अब वो डिज़ायर्ड जीन लेट्स से डिजीज़ रेजिस्टेंस क्वालिटी का है, यानी कि इसमें डिजीज़ रेजिस्टेंस है।
अब इस डिज़ायर्ड जीन को मैंने अटैच किया या फिर उसे लेबल किया, लेबल्ड विथ वेक्टर डीएनए। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है कैरियर, ठीक है। यानी कि मैंने एक जीन को उठा के इस डीएनए के साथ अटैच कर दिया और अब इस अटैच्ड जीन को मैंने अपने क्रॉप के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। मेरा जो क्रॉप था उसके अंदर मैंने इसे इंट्रोड्यूस कर दिया और इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या हुआ कि ये जो जीन वेक्टर डीएनए के साथ अटैच था वो अब इस क्रॉप के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया, उसके जेनेटिक मेकअप के साथ इनकॉर्पोरेट हो गया और ये अब बेसिकली ग्रो करना शुरू करेगा। एंड एज सुन एज इट हैज़ ग्रोन ये अब एक मेच्योर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बन जाता है, जिसको मैं आगे अगर रिप्रोड्यूस करूँ, ओके, रिप्रोडक्शन इसका मैं कराऊँ या रिप्रोड्यूस करूँ, जैसे हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन अगर मैं इसका कराऊँ तो क्या मिलेंगे हमें? मल्टीपल क्रॉप्स दैट हैव डिजीज रेजिस्टेंस और डिजीज रेजिस्टिविटी। यानी कि यही मेरा जीएमसी क्रॉप बन चुका है, ठीक है। इसी में मैंने इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दिया, रिप्रोडक्शन इसका सेल्फ रिप्रोडक्शन करा दिया, इसने मल्टीपल क्रॉप्स क्रिएट कर दिए और उन सब में अब डिजीज रेजिस्टिविटी की क्वालिटी आ गई। तो इसे हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जितना आसान ये दिख रहा है उतना आसान होता नहीं है ये, ऑल्दो, बट हाँ इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो तुम पढ़ोगे वो होता है बीटी कॉटन, ठीक है। बीटी कॉटन, बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis। दिस इज़ बेसिकली अ बैक्टीरिया जिसके अंदर कुछ डिजीज रेजिस्टिविटी की क्वालिटी होती है। तो हम उसमें से वो जीन उठाते हैं और आपके कॉटन के जेनेटिक मेकअप के साथ इनकॉर्पोरेट कर देते हैं और जब इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बन जाता है, जो कि अब अगर कोई भी उसके ऊपर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब इन्फेस्ट करता है तो वो अपना एक केमिकल, एक टॉक्सिन रिलीज कर देता है जिसको खाते ही वो माइक्रोब मर जाता है और वो अपने आप को बचा पाता है डिजीज़ इन्फेस्टेशन, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल तुम्हें ये भी देखने को मिल रहा है स्वीट कॉर्न्स। तो स्वीट कॉर्न्स आर जेनेटिकली इंजीनियर टू बी हर्बिसाइड रेजिस्टेंस एंड टू प्रोड्यूस इट्स ओन इंसेक्टिसाइड। तो यानी कि ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंस भी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कोई भी हर्बिसाइड अगर तुम इस पर छिड़कोगे तो उसका इस पर कोई लीथल इफेक्ट नहीं होगा, इस पर कोई डेंजरस इफेक्ट नहीं होगा, वो रेजिस्टिविटी शो करेगा और ये अपना ही एक इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस करने की क्षमता भी रखता है, जिसे हम बीटी टॉक्सिन कहते हैं, ठीक है। वही बैसिलस thuringiensis से, ठीक है। तो वो अपना टॉक्सिन रिलीज कर सकता है। दिस टाइप ऑफ इंजीनियरिंग कैन ओनली हैपन इन अ लैब। लेकिन इन चीज़ों को लैब में ही ये पॉसिबल है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप सिर्फ लैंड में बन सकता है, ठीक है। ये तुम नेचुरली ग्रो नहीं कर सकते, सॉरी लैब में बन सकता है, इसको तुम नेचुरली ग्रो नहीं कर सकते, ओके। अब मैं अगर बीटी कॉर्न की बात करूँ, हमने स्वीट कॉर्न की बात कर ली, ऐसी बीटी ब्रिंजल भी होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ गोल्डन राइस भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत सारे टाइप होते हैं, ओके। सो दिस इज़ योर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। आई होप क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट सबको क्लियर हो गया होगा, ओके। मेक श्योर दैट यू रिवाइज दिस पार्ट टुडे इटसेल्फ एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ऑलराइट। So thank you everyone for watching this, and if you liked it, please make sure that you hit the like button, share and subscribe, and also whatever doubts you have you can always post it in the comment section, ठीक है। So that's it for today, take care of yourself, bye bye।